हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इलेक्ट्रॉनिक के लेक्चर में हम लोग पिछले लेक्चर में जेनर डायोड तक पहुंचे थे। ठीक है, और यहाँ पर जो पीछे हमने पढ़ा था देखिए वो क्या था ये, और यहाँ पर फॉरवर्ड करंट की जो इक्वेशन थी आई थी, इसको हमने दोबारा लिखा था। इसी इक्वेशन को दिस इक्वेशन इज नोन एज डायोड इक्वेशन। ठीक है, इसी को हम लोग डायोड इक्वेशन भी कहते हैं। ये डेरिवेशन इसका आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके बारे में पूछता जरूर है। ठीक है, इक्वेशन जो लिखी गई फॉरवर्ड बायस में करंट के लिए, आईएस जो सैचुरेशन करंट है और सैचुरेशन करंट जो है रिवर्स बायस की करंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं डायोड इक्वेशन। यहाँ पर देखिए जो ब्रेकडाउन हुआ है और करंट अमाउंट एकाएक मैक्सिमम हो गया है, और वोल्टेज यहाँ पर इस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट के लिए जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है। तो ये फिनोमिना जो हो रही थी वो किसके लिए, रिवर्स बायस में हो रही थी। और रिवर्स बायस में हम लोग जेनर इफेक्ट, एवलांच इफेक्ट देखे थे और जेनर डायोड के बारे में पढ़ रहे थे। तो जेनर डायोड जो है रिवर्स बायस में वोल्टेज रेगुलेशन का काम ब्रेकडाउन के बाद क्या करता है, वोल्टेज को मेंटेन किए रहता है, इसीलिए वोल्टेज रेगुलेशन का वर्क करता है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में, कि जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेशन का वर्क कैसे करता है। ठीक है यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं रेक्टिफायर्स एंड फिल्टर्स का। ठीक है, रेक्टिफायर क्या होता है, फिल्टर क्या होता है, यानी एप्लीकेशन ऑफ द डायोड। पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ लिए, अब उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि एप्लीकेशन क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड का। तो सबसे पहले टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, ये टॉपिक है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, सबसे पहला टॉपिक है। इसमें देखिए सबसे पहले फिर से चर्चा हो रही है उस कैरेक्टरिस्टिक कर्व की जो फॉरवर्ड बायस में हमने बनाया था। द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ए पीएन जंक्शन the characteristic curve of a PN junction diode within the normal operating voltage can be approximated, एग्जैक्ट नहीं है ये, अप्रॉक्सीमेटेड ग्राफ है, कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड एज शोन। देखो ऊपर हम लोग करंट दिखा रहे हैं और नीचे बेस लाइन पर वोल्टेज, और यहां पर करंट है। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो थी कुछ इस तरह से लिखी गई थी। नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज, यानी जहां से करंट का अमाउंट या डायोड ऑपरेट कर रहा था, तो ऐसे कुछ स्ट्रेट लाइन बनी हुई थी। एग्जैक्टली परफेक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं थी वहां पर यहां पर हम लोग अप्रॉक्सीमेटेड बना रहे हैं, इसलिए इसको स्ट्रेट लाइन ही बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और रिवर्स बायस वाली कंडीशन हम लोग यहाँ पर जीरो मान के चल रहे हैं। रिवर्स बायस में करंट जो है वो जीरो है, आइडियल डायोड के लिए ही लिया जा रहा है। ठीक है, रिवर्स बायस में करंट को जीरो माना गया है। यहां से ऐसे शुरू करो, जब वोल्टेज निगेटिव है, जब वोल्टेज पॉजिटिव हो रहा है तो करंट का अमाउंट ऐसे बढ़ना शुरू हो। ठीक है, यहाँ पर ओरिजिन है जीरो। ठीक है, ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन है, यहाँ ये निगेटिव डायरेक्शन है। तो कुछ इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो, या कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ जो था हमने इस तरह शो किया है, और प्रैक्टिकली कुछ इस तरह से दिखता है। हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जहां से ऑपरेटिंग वोल्टेज काम कर रहा है, और बीच वाले वोल्टेज को गैप करके फिर यहाँ से पीछे शुरू कर रहे हैं, और सैचुरेशन करंट को हम लोग जीरो दिखा रहे हैं। ये आइडियल डायोड के लिए बना रहे हैं। ठीक है, पर आइडियल डायोड होता नहीं है, पर उसके बना करके कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो ये ग्राफ हो गया आपका, इसके बारे में देखिए क्लियरली। द फॉरवर्ड
रेजिस्टेंस RF of the diode is small। इस ग्राफ से देखो तो रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन होगा, दो वोल्टेज ले लेंगे और दो करंट, उनका रेशियो ले लेंगे, ठीक है। अगर ये डेल्टा V है, ये डेल्टा I होगा और ये डेल्टा V होगा, तो रेजिस्टेंस RF होगा डेल्टा V अपान डेल्टा I। कुछ इस तरह से डिफाइन होगा रेजिस्टेंस, ठीक है, इस वाले एंगल के साथ। ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो है वो बहुत स्मॉल है यहाँ पर, ठीक है। द बैकवर्ड रेजिस्टेंस ये वैल्यू यहाँ से जो कैलकुलेट होकर के आएगी वो स्मॉल होगी, कुछ अमाउंट होगा इसका, इसीलिए स्मॉल कह रहा है। द बैकवर्ड रेजिस्टेंस RB इज लार्ज, ये बहुत ही लार्ज है। अगर आइडियली बात करें ग्राफ से तो इनफाइनाइट है। क्यों इनफाइनाइट है? क्योंकि वोल्टेज तो चेंज हो रहा है रिवर्स बायस में, जो भी अमाउंट होगा, पर करंट तो जीरो है, तो ये अमाउंट जीरो हुआ तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, इसीलिए, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर ये अमाउंट जीरो हुआ डेल्टा V तो डेल्टा I, डेल्टा V कुछ वैल्यू होगी, डेल्टा I अगर जीरो हुआ तो RF या RB जो आएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, उसको हम RB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस रेजिस्टेंस को, ठीक है। अ डिवाइस ऑफ दिस काइंड कैन बी यूज्ड, अ डिवाइस of this kind can be used for converting alternating voltage, or current into a unidirectional voltage or current, unidirectional voltage और करंट। देखो इस टाइप की डिवाइस का इस्तेमाल हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करने के लिए, अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज जो है, जो कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बदल रहा है लगातार, इसको यूनी डायरेक्शनल वोल्टेज और करंट में यानी एक सिंगल डायरेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज फॉर रेक्टिफिकेशन, इसी को हम लोग रेक्टिफिकेशन कहते हैं, यानी रेक्टिफाई कर दिया गया है थोड़ा सा, ठीक है। दैट इज फॉर रेक्टिफिकेशन। An alternating voltage applied across the diode will result in a large फॉरवर्ड करंट या लार्ज फॉरवर्ड वोल्टेज कहें, सिंपल कोई भी नाम दे, करंट ही रखें, एंड स्मॉल आर जीरो करंट और जीरो बैकवर्ड करंट। अगर किसी डायोड के क्रॉस आप लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट का अमाउंट जो होगा वो बहुत लार्ज होगा, ठीक है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे तो करंट का अमाउंट नेग्लिजिबली या कहें कि सिंपली
स्मॉल होगा या बहुत ही जीरो के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि डायोड जो है ऑपरेटिंग कंडीशन में तभी होगा जब पी को पॉजिटिव और एन को हम लोग निगेटिव टर्मिनल से ऐड करें, तभी इसको फॉरवर्ड कंडीशन या ऑपरेटिंग कंडीशन कहते हैं। ठीक है। और अगर इसे हम लोग उल्टा दे दें, पी को निगेटिव एन को पॉजिटिव दे दें, तो ये रिवर्स बायस में डायोड ऑपरेट नहीं होता है। ठीक है। बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होती है रिवर्स बायस में, वो नेग्लिजिबली स्मॉल होती है। सोचो फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर में करंट फ्लो होती है और रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर की लगभग, जब तक ब्रेकडाउन ना हुआ। जब ब्रेकडाउन हो जाता तो ये भी करंट बहुत हैवी अमाउंट की हो जाती है, ये फॉरवर्ड से भी अधिक हो जाती है, पर ब्रेकडाउन के पहले तक की बात है। ठीक है। अगर मान लो ये जो वोल्टेज अप्लाई किया गया उतना सफिशियंट ना हो कि इसको ब्रेक डाउन कर सके, तो करंट का अमाउंट जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा या वेरी जीरो होगा, स्मॉल होगा। ठीक है। ये बात हो गई। दैट इज द डायोड करंट विल बी यूनिडायरेक्शनल। इसका मतलब क्या हुआ कि डायोड से जो करंट निकल के आएगी वो यूनिडायरेक्शनल हो जाएगी, क्योंकि रिवर्स वाले को वो काट देगा। ठीक है। उसको कट आउट कर देता है रिवर्स वोल्टेज को। द सिंपल सर्किट ऑफ ए पीएन जंक्शन simple circuit of a half wave rectifier using PN junction of a half wave rectifier using PN junction PN junction diode is shown as। देखो क्या सर्किट है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए सबसे पहले तो अल्टरनेटिंग करंट की आवश्यकता होगी। उसके लिए एक ट्रांसफार्मर बनाएंगे। एक ट्रांसफार्मर कैसे होता है, एक प्राइमरी कॉइल होती है और एक सेकेंडरी, पढ़ा चुके हैं हम। सेकेंडरी कॉइल जो होगी उसमें मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से थोड़े अधिक हैं। इसको एक सिंपल कोर पर हम लोग लैमिनेट किए हुए हैं, उसको कोर को भी अलग से दिखाया गया कि कैसे लैमिनेट हुआ है। यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई होगी इस तरफ से कुछ, और सेकेंडरी से इंड्यूस वोल्टेज जो आएगा E इक्वल टू मान लेते हैं E नॉट साइन ओमेगा टी, साइनोसाइडल वोल्टेज यहाँ से अप्लाई होकर के निकल रहा है। ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक डायोड, इसके एक आर्म में एक पीएन जंक्शन डायोड कनेक्ट कर दिया है हमने। ठीक है। और सेकेंड आर्म आ करके इस तरह से एक लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस RL के क्रॉस हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं इसका वोल्टेज EL का। ठीक है। ये वोल्टेज जो है इस डायोड से होता हुआ, पीएन जंक्शन डायोड से होता हुआ निकलेगा और RL के क्रॉस इस EL या लोड रेजिस्टेंस या लोड वोल्टेज को हम लोग देखेंगे किस अमाउंट का या कैसा आ रहा है। ठीक है। ये हम लोग मेजरमेंट करेंगे। सिंपल यही होता है सर्किट डायग्राम, जिसमें एक ट्रांसफार्मर है और एक पीएन जंक्शन है और एक लोड रेजिस्टेंस RL है। ट्रांसफार्मर किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड होगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ये अधिक है सेकेंडरी में तो ठीक है, तो क्या होगा देखो, V1 बाई V2 इक्वल टू N2 बाई N1 होता है। वहां से अगर आप देखेंगे
पिछले केस ट्रांसफार्मर में जो इक्वेशन थी वो हम खोज रहे हैं, 1 मिनट। क्या थी? V2 बाई V1 इक्वल टू N2 बाई N1। अगर N1 का N2 का अमाउंट अधिक है तो V2 का भी अमाउंट अधिक होगा। ठीक है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा, वोल्टेज का अमाउंट बढ़ा देगा। ठीक है, अगर सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स अधिक हैं तो क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल से निकलने वाला वोल्टेज जो होगा वो प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज से अधिक आएगा। ये ट्रांसफार्मर की इक्वेशन से आता है। ठीक है, यही अमाउंट जो है वो I1 बाई I2 के बराबर होता है, करंट इसका उल्टा हो जाती है। ठीक है, ये इक्वेशन याद रखिएगा किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए, तो आप जान सकते हैं स्टेप अप होगा कि स्टेप डाउन होगा। ठीक है, पर यहाँ इसका कोई यूज नहीं है, बस केवल जानने के लिए बता रहे थे आपको, रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर, इससे एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज निकल के आ रहा है जो इस सेकेंडरी कॉइल के दोनों टर्मिनल के क्रॉस प्रोड्यूस होगा, ये EMF, ये वोल्टेज। ठीक है, ये वोल्टेज एक करंट फ्लो आउट कराएगा इस सर्किट में, या कहें ये वोल्टेज पास आउट होगा इस PN जंक्शन के थ्रू, और RL पर जो करंट, या इस वोल्टेज के थ्रू जो करंट पास होगी वो RL पर मेजर की जाएगी, और यहाँ पर वोल्टेज देखेंगे हम लोग कैसा होता है जब ये PN जंक्शन के थ्रू करंट पास होती है तब। ठीक है, द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, चलिए इसमें लिखिए, द अल्टरनेटिंग वोल्टेज स्मॉल ई इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। मतलब हमें इस वोल्टेज से, उधर से क्या अप्लाई किए थे उससे कोई मतलब नहीं है, इज अप्लाइड अक्रॉस, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेके चलिए, इज अप्लाइड अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द डायोड, सीरीज combination of diode and resistance RL known as लोड रेजिस्टेंस। इसको हम लोग नाम दिया है लोड रेजिस्टेंस का। ठीक है, वोल्टेज, this voltage is positive, या कहें when this voltage is positive, सिंपली क्योंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा, तो लिखिए when this voltage is positive, when this voltage is positive, तब क्या होगा, and make the diode forward biased, and make the diode forward biased for 0 to 2 is less than T/2। ठीक है, इस टाइम इंटरवल के लिए डायोड जो होगा वो फॉरवर्ड बायस में होगा। ठीक है, while it is negative and makes यहाँ पर मेक्स रहने दीजिए, and makes the diode reverse biased। ठीक है, for T/2 is greater than or equal to
P इज लेस देन T, ठीक है। इसके लिए ये रिवर्स बायस में होगा। द सर्किट करंट IL इज देयरफॉर गिवन बाय द सर्किट करंट IL इज गिवन बाय, लोड के क्रॉस जो करंट होगी वो कैसे लिखी जाएगी, वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय RF प्लस RL, जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है और लोड रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है तो ऐसे कंबाइन हो जाएंगे V बाई R से, फॉर 0 से बड़ा हो और T/2 से छोटा हो टाइम इंटरवल, इसके लिए ये करंट हो जाएगी। और दूसरी करंट IL E बाई RB प्लस RL, रिवर्स बायस में जब डायोड हो जाएगा फॉर T/2 से टाइम बड़ा हो और कैपिटल T से छोटा, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन मिल करके इक्वेशन नंबर 2 होंगे, ठीक है। ये देखो RB यहाँ पर आइडियली इनफाइनाइट होता है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी रिवर्स बायस करंट की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। और रिवर्स बायस करंट की वैल्यू 0 हो गई क्योंकि RB इनफाइनाइट है, और फॉरवर्ड बायस करंट की वैल्यू कुछ इतने अमाउंट की आई हुई है। आउटपुट वोल्टेज अगर देखना चाहें, द आउटपुट वोल्टेज EL across the load will then be आउटपुट वोल्टेज की अगर हम बात करें लोड के क्रॉस कितना हो जाएगा, देखो EL इक्वल टू E0 साइन ओमेगा T डिवाइडेड बाई 1 प्लस RF बाई RL, ठीक है। और ये देखो ये क्यों लिखा गया है ऐसा, ध्यान दो। और EL लोड के क्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो 0 हो गया है, ये किसके लिए है, फॉर 0 इज ग्रेटर देन T इज लेस देन T/2 फॉरवर्ड बायस के लिए, और रिवर्स बायस के लिए क्या हो जाएगा, सिंपली 0 हो गया है, इज लेस देन T हो, इक्वलिटी लगी हुई है। इक्वेशन नंबर 3 ये वोल्टेज के लिए हो गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस बात को समझने की कोशिश करिए। करंट तो यही होगी, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। यानी जो वोल्टेज है E0 साइन ओमेगा T, इसको हमने स्मॉल ई से लिखा है यहाँ पर, वही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वोल्टेज का देखो कैसे हो गया है, वोल्टेज क्या होता है, I इंटू R होता है, V इक्वल टू I इंटू R होता है। तो क्रॉस वोल्टेज EL है लोड के क्रॉस, ठीक है। I का अमाउंट कितना दिया गया है, E या कहें E0 साइन ओमेगा T अपॉन RF प्लस RL, और इंटू लोड क्या है, RL है। RL यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो RF बाई RL प्लस 1 बचेगा, और RL यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये RF बाई RL प्लस 1 या कहें 1 प्लस RF बाई RL, ये इस तरह से मॉडिफाई हो गया है, ठीक है। तो ऐसे हमारा वोल्टेज हो गया और करंट हो गई, ठीक है। वेव फॉर्म उसका अगर दिखाना चाहें हम लोग, द वेव फॉर्म फॉर स्मॉल ई जो इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया गया है, एंड IL लोड करंट और एंड EL लोड वोल्टेज आर शोन इन फिगर,
आर शोन। देखो सबसे पहले ई के लिए देखो जो इनपुट वोल्टेज हमने अप्लाई किया साइनोसाइडल फॉर्मेट है, 0 से शुरू होगा, मैक्सिमम फिर मिनिमम, अपोजिट डायरेक्शन में फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम, इस तरह से चलता रहेगा। ये है आपका ई, कहाँ से निगेटिव से पॉजिटिव तक। देखिए यही तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों टाइम के साथ बदलते हैं। इस एक्सिस पर टाइम चल रही है, हाफ टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पर आधा टाइम पीरियड t/2 है, यहाँ पर t है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर 3t/2 होगा, यहाँ पर 2t होगा, ऐसे ऐसे बदलता चला जाएगा, ठीक है। लिख भी दें, ठीक है। अब अगर करंट को देखो सिंपल, तो आधे हाफ के लिए तो करंट का अमाउंट है, पर अगले हाफ के लिए करंट को, अगर इसको हम लोग करंट दिखाएं, देखो करंट का अमाउंट दिखाएं अगर ग्राफ में, IL लोड करंट, तो 0 से t/2 तक के लिए करंट है, लेकिन t/2 से t तक के लिए 0 है, फिर t से लेकर के 3t/2 तक ये करंट होगी, इसीलिए इसका नाम हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। फिर इसी तरह से कुछ एक करंट का अमाउंट होगा, कहाँ से लेकर के 5t/2 से लेकर 3, ठीक है, या कहीं 2t से लेकर के 5t/2 तक, ठीक है। और अगर वोल्टेज को देखा जाए तो जैसे जैसे करंट बदल रही है उसकी क्रॉस वोल्टेज भी बदलेगा। ध्यान रखना मैग्नीट्यूड भले अलग होगा, लोड वोल्टेज है ये भी रिवर्स बायस में 0 है। जब करंट ही नहीं फ्लो हो रही है तो लोड के क्रॉस वोल्टेज क्या मिलेगा रिवर्स बायस में, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। जब करंट ही नहीं फ्लो हो रही है तो लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा 0। तो कुछ इस तरह से, ऐसे इसके लिए भी यस एक्सिस पर हम लोग स्मॉल t को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी तीनों की ग्राफ, कैसे तीनों बदल रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं यहां से दिख रहा ना हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए ये सब यूनि डायरेक्शनल है, केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये दोनों डायरेक्शन में था, यूनि डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भले ना सेम हो पर डायरेक्शन है, यूनि डायरेक्शनल करंट, और ये है यूनि डायरेक्शनल वोल्टेज। फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। ये है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए यूनि डायरेक्शनल करंट और यूनि डायरेक्शनल वोल्टेज। नाउ देखा जाए इस ग्राफ की एनालिसिस क्या कही जा रही है, द सर्किट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज, देखो द सर्किट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज बोथ कंसिस्ट ऑफ हाफ वेव पल्सेस, दोनों के पास हाफ वेव पल्सेस हैं, ठीक है। दे आर यूनिडायरेक्शनल, दे आर यूनिडायरेक्शनल, और ये यूनिडायरेक्शनल भी हैं। हाउएवर फिर भी सिंस द मैग्नीट्यूड वेरीज विथ टाइम, मैग्नीट्यूड तो बदल ही रहा है, देखो मैग्नीट्यूड एक बार 0 से मैक्सिमम हो रहा है फिर 0 आ रहा है, मैग्नीट्यूड तो बदल रहा है। सिंस मैग्नीट्यूड वेरीज विद टाइम,
दे आर नॉट प्योर डायरेक्ट करंट आर वोल्टेज। ये प्योरली डायरेक्ट करंट और वोल्टेज नहीं कहे जाएंगे। ठीक है, इनको प्योरली हम लोग डायरेक्ट करंट या वोल्टेज नहीं कह सकते। दे कंसिस्ट ऑफ एन अल्टरनेटिंग पार्ट। दे कंसिस्ट ऑफ एन अल्टरनेटिंग पार्ट। इसमें जो अल्टरनेटिंग पार्ट का यूज है, कुछ ना कुछ वो पार्ट यहाँ आ रहा है। जिस तरह से दिख रहा है ये ग्राफ, वो दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ अल्टरनेटिंग पार्ट यहाँ पर है, पूरा नहीं, उसका आधा। ठीक है, ELAC सुपर इम्पोज्ड ओवर ए डायरेक्ट पार्ट। सुपर इम्पोज्ड ओवर ए डायरेक्ट पार्ट, ELDC। ठीक है, ये जो है ELAC सुपर इम्पोज्ड है किस डायरेक्ट पार्ट ELDC पर। ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो EL इक्वल टू ELAC या ELDC प्लस ELAC। ठीक है, यानी जो EL है उसमें दो पार्ट हैं, एक ELDC और ELAC। ठीक है, इंटीग्रेटिंग ओवर वन टाइम पीरियड T, इंटीग्रेटिंग ओवर वन टाइम पीरियड, एक कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करें तो वी गेट, देखो 0 से T EL DT इक्वल टू क्या होगा, 0 टू कैपिटल T ELDC DT प्लस 0 टू T ELAC DT। कुछ इस तरह से आएगा। द सेकेंड इंटीग्रल ऑन द राइट हैंड साइड वेनिसेस, ये वेनिस कर जाएगा। AC पार्ट जो होगा, क्यों वेनिस कर जाएगा, देखो बिकॉज AC पार्ट इज पॉजिटिव फॉर हाफ साइकिल एंड निगेटिव फॉर हाफ। जो AC पार्ट EL का है वो क्या होगा, हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव और हाफ साइकिल के लिए निगेटिव, तो ओवर कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए ये पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, ELDC। यहां पर लिख लीजिए इसको, द सेकेंड इंटीग्रल, the second integral on the RHS vanishes। ठीक है, बिकॉज जो भी रहा होगा, इसका फॉर्मेट हमें नहीं पता कैसा रहा ELAC, पर ये तो पता है कि ये 0 हो सकता है। जब 0 टू कैपिटल T हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। जो भी फॉर्मेट रहेगा, AC पार्ट है, आधा पॉजिटिव आधा निगेटिव होगा, तो ये टोटल ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा दिखेगा vanishes because the AC part, the AC part is positive for half of the cycle and negative for the other half। ठीक है, दूसरे हाफ साइकिल के लिए ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, thus
अब जो डीसी वाला बचेगा केवल ELDC, वो क्या हो जाएगा, सिंपली 1/T इंटीग्रेशन ऑफ 0 to T ELDT। ये कैसे हो गया, ये पार्ट 0 हो गया। ELDC जो है वो कांस्टेंट होता है, इंटीग्रेशन से बाहर हुआ। 0 to T dt करेंगे तो T आ जाएगा, तो T को इधर डिवाइड कर देंगे, 1/T 0 to T ELDT इक्वल टू ELDC लिखा जाएगा। ठीक है, दैट इज द DC पार्ट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, दैट इज द DC पार्ट ऑफ आउटपुट वोल्टेज, वो ऐसे डिफाइन ही कर दिया गया है, इज इक्वल टू द एवरेज वैल्यू ऑफ, इज इक्वल टू द एवरेज वैल्यू ऑफ या एवरेज वैल्यू ओवर वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू होगी वही डीसी पार्ट के बराबर हो गई। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग अगर EL की वैल्यू हम लोग रखें और कैलकुलेट करें ELDC, क्या होगा 1/T 0 to T। EL की वैल्यू अभी क्या आई थी, देखो हाफ ऑफ 0 to T/2 के लिए EL कितना था, E0 sin ओमेगा T अपान RF/RL प्लस 1 DT प्लस अदर हाफ के लिए क्या था, T/2 से T तक के लिए 0 था। ये पार्ट है, इसको हम लोग इंटीग्रेट करें, 1/T देखो RF/RL प्लस 1 और E0 तो कॉमन है, कांस्टेंट है, कॉमन कह रहा हूँ यार, इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन की। बचा किसका इंटीग्रेशन, 0 to T/2 sin ओमेगा T DT ये हो गया। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे देखो क्या वैल्यू आएगी, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी। डायरेक्टली अगर हम लोग करें, चलो एक एक स्टेप करते हैं, क्या डायरेक्टली करें। ठीक है, साइन ओमेगा टी का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, क्या होगा कॉस ओमेगा टी। वैल्यू कहां से कहां तक बदलेगी, 0 से T/2 तक। अब दोनों वैल्यू अगर इसमें पुट आउट कर दें, देखो माइनस साइन के साथ होता है, तो माइनस कॉस ओमेगा इंटू T/2 और माइनस माइनस प्लस कॉस 0। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2π/T, 2π/T ये हम लोग लिखेंगे, तो 2π/T यहां पर लिखेंगे, तो माइनस कॉस 2π/T से T कट गया, 2 से 2 कट गया, कॉस पाई प्लस कॉस 0। माइनस कॉस पाई की वैल्यू, कॉस पाई की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस 1 हो जाएगा 2, यानी 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ELDC जो आएगा वो क्या आएगा, 1/T E0/2 इंटू, या 2 यहां पर होगा, 1 प्लस RF/RL ये हो गया। और 2/T को क्या लिख सकते हो, देखो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है,
2π/t, 2/t क्या हो जाएगा, ω/π के बराबर हो जाएगा। अगर ये हम लोग लिख दें तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इनबिल्ट हो जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2/t की जगह क्या हो जाएगा, ω/E0/π 1 + RF/RL। देखो एक मिस्टेक हुई है, क्या मिस्टेक हुई है, ये cos ω/t - बाई ओमेगा भी तो होगा, यहाँ पर ओमेगा लिखा जाएगा, ठीक है, 1/ω 1/ω, तो ये 2/ω जा करके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और 2/ω, और जब हम ओमेगा की वैल्यू रखेंगे तो केवल पाई बचेगा, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू 2π/t, 2π/t ऊपर गया, टी कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा केवल पाई, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई है डीसी पार्ट ELDC की। इसको एक इक्वेशन नंबर डालिए, कौन सी डालेंगे, पीछे वाली इक्वेशंस को हमने कुछ नाम दिया है, दिया तो नहीं है कहीं, कहाँ तक लिखे हैं, 2 3 तक पहुँचे थे, इसको 4 दे दीजिए, इसको 5, देखिए ठीक से दीजिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा नंबर, ये 6 हो गया, ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतनी की हम नंबरिंग करेंगे। ये हो गया आपका, इफ द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, if the forward resistance RF of the diode is small as compared to the load resistance is compared to the load resistance RL, अगर ऐसा हो जाए तो RF/RL नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल ELDC क्या हो जाएगा तब, देखो ELDC जो आपका आएगा E0 अपान पाई और E0 क्या लिखा जा रहा था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज V0 क्या था, या कहें VRMS कैसे डिफाइन था, V0/√2 से, ये हम लोगों ने देखा है अल्टरनेटिंग वोल्टेज वाले पार्ट में, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू VRMS V0 को, तो E0 को √2 इंटू ERMS, ठीक है, बाई पाई, कुछ इस तरह से डिफाइन हो गया हमारा ELDC, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जिसका जरूरत पड़ती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ रेक्टिफिकेशन, a measure of quantity of rectification
constant, rectification is the rectification constant, ठीक है। ये आपकी क्वांटिटी रेक्टिफिकेशन कांस्टेंट कैपिटल के से मेजर की जाती है, विच इज डिफाइंड एज, डिफाइन कैसे है देखो, विच इज डिफाइंड एज द percent ratio, the percent ratio of the DC part, percent ratio of the DC part of the output voltage to the RMS value of input alternating voltage, value of input alternating voltage। कुछ इस तरह से रेक्टिफिकेशन कांस्टेंट या रेक्टिफिकेशन कितना अमाउंट ऑफ रेक्टिफिकेशन हुआ है वो डिफाइन किया गया है, ठीक है। इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज यानी जो के है वो कैसे डिफाइन है, पार्ट ऑफ डीसी वोल्टेज या पार्ट ऑफ आउटपुट डीसी वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज या इनपुट एसी वोल्टेज इंटू 100, ये परसेंट है। तो पार्ट ऑफ आउटपुट वोल्टेज कितना है, √2/पाई इंटू ERMS डिवाइडेड बाई इनपुट एसी वोल्टेज या इनपुट नहीं कहेंगे, RMS वैल्यू ऑफ इनपुट एसी वोल्टेज, ठीक है, ये है। तो इनपुट एसी वोल्टेज की RMS वैल्यू कितनी है, देखो √2/पाई या इसको लिखो ELDC, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगा रहे हैं अभी। जो ये अप्रॉक्सीमेटेड रिजल्ट आया है इसको ना लिख करके इक्वेशन नंबर 6 से चल रहे हैं हम लोग, इसको इक्वेशन नंबर अगर 7 आप देना हो दे दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ELDC यही तो है, आउटपुट डीसी वोल्टेज पार्ट कितना है, E0/पाई 1 + RF/RL और डिवाइडेड बाई क्या है ERMS, ठीक है, इंटू 100%। ये के डिफाइंड है कुछ इस तरह से, ऐसे, ठीक है। RMS वैल्यू ऑफ एसी इंटू वोल्टेज ERMS ऐसे डिफाइंड है। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई अगर हम लोग करें तो E0/ERMS क्या हो जाएगा, ध्यान दो, आएगा √2, तो इसको लिख सकते हैं √2/पाई इंटू 1 + इंटू 100%, ठीक है। तो ऐसे आपका के की वैल्यू डिफाइंड होकर के आएगी। इसको हम लोग नाम दे इक्वेशन नंबर 8। ये है आपका रेक्टिफिकेशन कांस्टेंट,
ठीक है, इक्वेशन नंबर 8 से इसको डिफाइन किया गया है। अब इसमें भी थोड़ा बहुत हम लोग देख सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन इफ आर एफ इज लेस देन आर एल, अगर वही अप्रोक्सीमेशन देखें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो √2/पाई के क्या हो जाएगा √2/पाई × 100, ये निकालेंगे आप 45% आएगा, यानी रेक्टिफिकेशन केवल 45% रेक्टिफिकेशन हुआ है हाफ वेव के थ्रू। ठीक है, लेट अस नाउ कैलकुलेट द अल्टरनेटिंग पार्ट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। let us calculate the alternating part of the output voltage। देखो, इसका ये मतलब नहीं था कि आउटपुट वोल्टेज में अल्टरनेटिंग पार्ट नहीं है। ठीक है, इसमें हम लोग इनपुट वोल्टेज डीसी पार्ट केवल आउटपुट वोल्टेज का हमें निकालना था, तो हमने 0 to 2 इंटीग्रेट करके निकाल लिया। अगर एसी पार्ट जो निकालना हुआ तो आप क्या कर सकेंगे, अब कुछ और करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये मत समझिएगा कि यहाँ पर एसी पार्ट माइनस हो गया है, एसी पार्ट है आउटपुट में, लेकिन हमें डीसी पार्ट निकालना था, इसलिए हमने 0 to t इसको इंटीग्रेट किया है। और अगर एसी पार्ट निकालना हुआ तो आप क्या करेंगे। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज नाउ फ्रॉम इक्वेशन आइए, इक्वेशन नंबर कौन सी है, देखो 4। ठीक है, या कहें सिंपल इक्वेशन नंबर आपकी जो थी ये वाली 3, यहां से देखा जाए तो फ्रॉम इक्वेशन 3 और कौन सी इक्वेशन की जरूरत पड़ रही है, इक्वेशन 4 और इक्वेशन की जरूरत पड़ रही है इक्वेशन 6 की। ठीक है, 3, 4 एंड 6। इस इक्वेशन से एसी पार्ट लिखा गया है कुछ इस तरह से, EL AC इक्वल टू अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, देखो बहुत आसान है। एसी पार्ट 2 पार्ट में डिनेट लिखा जाएगा। सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लीजिए, इक्वेशन नंबर 4 क्या था, EL इक्वल टू ELDC प्लस ELAC, ये इक्वेशन 4 है। ठीक है, यहां से हम लोग फॉर 0 to t लेस देन t/2 के लिए इक्वेशन नंबर 3 का यूज करेंगे। EL की वैल्यू क्या थी, E0 sin ओमेगा t अपान 1 प्लस RF/RL, ये वैल्यू है, इक्वल टू ELDC की वैल्यू क्या आई हुई है 0 to t/2 के लिए, या टोटल वैल्यू ही लिख दें इसकी, जो भी आई हुई हो, क्या है E0 अपान पाई 1 प्लस RF/RL, ये आई हुई है।
इस प्लस ई एल ए सी। ये किस साइकिल के लिए निकाला जा रहा है? 0 to t/2 तक के लिए, ठीक है। जब t कहां से कहां तक है? 0 से लेकर के कैपिटल T/2 तक है, तब ई एल ए सी क्या आएगा? यहां से निकाल लो, उस तरफ ले जा करके घटा देंगे, उस तरफ ले जा करके घटा दिया तो ई नॉट अपॉन दिस कॉमन हो गया, 1 प्लस आर एफ बाई आर एल। बचा क्या? साइन ओमेगा टी माइनस 1/पाई। ये हो गया ई एल ए सी, ठीक है। किस पार्ट के लिए? 0 to t/2 के लिए, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 8 तक पहुंचे थे, 9a मान लीजिए। आगे चलिए, दूसरा पार्ट लिखिए, फॉर t/2 से लेस देन t हो। क्या लिख रहे हैं? t/2 से बड़ा हो t और t से छोटा हो, इस पार्ट के लिए, इस साइकिल के लिए, तो EL का अमाउंट इक्वेशन नंबर 3 से देखोगे तो क्या हो जाएगा? 0। और ELDC वही होगा जो आया हुआ है, ELAC क्या होगा? इसके नेगेटिव के बराबर हो जाएगा, सिंपल। तो देखो इक्वेशन 4 में रखोगे तब ELDC क्या है? E नॉट बाई पाई 1 प्लस RF बाई RL प्लस ELAC। उस तरफ लेके जाएंगे, ELAC क्या आ जाएगा? माइनस ई नॉट अपान पाई 1 प्लस RF बाई RL, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर क्या डाल देंगे हम लोग? 9b, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 9b डाल दिए हैं, ठीक। अब मीन स्क्वायर वैल्यू निकालो अगर इसकी, देयरफॉर क्योंकि AC है तो इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही काम की होगी। अभी हमने देख लिया था, जो सिंपल वैल्यू थी 0 to t इंटीग्रेट किया वो 0 हो जा रही थी, इसलिए इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं। देयरफॉर इट्स मीन स्क्वायर वैल्यू, अगर ये निकालें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ELAC RMS, ऐसे क्या होगी? 1/2 0 to t ELAC का स्क्वायर dt, ऐसे डिफाइन है, ठीक है। इसका स्क्वायर dt तो 1/t, इसको दो पार्ट में ब्रेक करके लिखेंगे, 0 to t/2। सबसे पहला पार्ट उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या है? ई नॉट का स्क्वायर 1 प्लस RF बाई RL का स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा t माइनस 1/पाई का स्क्वायर dt। ये पार्ट हुआ, प्लस सेकंड पार्ट t/2 से t तक के लिए वैल्यू इसकी क्या आई है? निगेटिव में ये आई है, माइनस ई नॉट स्क्वायर अपान 1 प्लस RF बाई RL का स्क्वायर dt, ठीक है। ये दो पार्ट आए हुए हैं। इसमें से देखो इंटीग्रेशन में ये और ये कांस्टेंट है, ये तो बाहर हो गया, ये इंटीग्रेशन आपको करना है। अगर आप इसको डायरेक्टली करते हैं तो जो आती है वैल्यू उसको लिख सकते हैं, या इसको अलग अलग इंटीग्रेट करके हमें देखना होगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं वैल्यू। ये इंटीग्रेशन जो है इसी की वैल्यू निकालनी है, हम यहीं पर करते हैं। देखो 1/t कॉमन क्या है? ई नॉट स्क्वायर 1 प्लस RF बाई RL का होल स्क्वायर, ये कॉमन है। इसको यहाँ से निकाल लिया और यहाँ से भी, टोटल में से निकाल लिया हमने, ठीक है। बचा क्या? इसका होल स्क्वायर बचा है, इसका होल स्क्वायर, और इसको हमें ब्रेक करना होगा। साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 1/पाई का स्क्वायर और माइनस 2/पाई साइन ओमेगा t dt, ये बचा है। और यहाँ पर माइनस साइन के साथ बचा हुआ है
ये माइनस साइन तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा ना, क्या फ़ायदा, इसको प्लस में लिख दो, इसका स्क्वायर करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये 0 से t/2 के लिए था और t से t/2 के लिए क्या बचा है, केवल dt, ठीक है। तो जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो t रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगा -t/2, ठीक है, ये हो जाएगा। और अभी इसका इंटीग्रेशन बचा है, ठीक है, लिखिए 1/t, उसी के बाद लिखते जाइएगा, ठीक है, ध्यान से, 1 + RF/RL स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो उसको कैसे करेंगे, अलग से कर ले रहे हैं, 0 से t/2 dt है। सबसे पहले तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा कॉस में, तो cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 - cos 2 θ/2, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2 ωt/2 dt, ये हो जाएगा 1/2 dt करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल T/2 माइनस cos 2 ωt का इंटीग्रेशन sin 2 ωt, ठीक है, /2 ओमेगा, लिमिट कहां से, 0 से t/2 तक, t/2 माइनस साइन हमने बाहर ले लिया है, यहां पर वैल्यू रखेंगे t/2, 2 से 2 कट गया, केवल आया क्या, साइन ओमेगा, वैल्यू रखिए यहां पर, चलिए साइन 2 ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2π/t, और t की वैल्यू क्या है, 2t/2 माइनस साइन 0, टोटल वैल्यू क्या है, 2 ओमेगा है, ठीक है। ऐसे t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन 2π की वैल्यू 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, ये टोटल वैल्यू 0 बचा कितना, t/2, ये बचा यहां पर, यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हमने किया, क्या आया है, केवल t/2, 1/π² कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, और उसका जब इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे क्या आएगा, केवल मल्टीप्लाई में t/2, ठीक है। और 2/π साइन ओमेगा टी का जब हम लोग करेंगे तो देखें तब क्या आता है, माइनस साइन के साथ है, 2/π तो कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, और उसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन करके देख रहे हैं, 0 to t/2 माइनस 2/π क्या है, साइन ओमेगा टी है, dt, माइनस 2/π इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, तो ये प्लस हो जाएगा, cos ओमेगा टी 0 to t/2, cos ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t और t की वैल्यू है t/2 माइनस cos 0, ये कट गया, ये कट गया, आ गया cos π माइनस cos 0, cos π की वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -1 -2, यानी -4/π आई टोटल वैल्यू, ये हम लोग लिख दे यहां पर, -4/π, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। और इसका इंटीग्रेशन करें t to t/2 dt तो केवल आएगा t/2 माइनस t, यानी -t/2 आया, ये होकर के निकल के आ गया आपका ELACRMS, यहां तक पहुंच गए। अब इसको आगे थोड़ा सॉल्व करें, t/2 देखिए हर एक स्टेप में है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक स्टेप में है कि नहीं है,
यहाँ पर t/2 पॉजिटिव है, ये t/2 निगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या? 1/t E0 स्क्वायर 1 + RF/RL का होल स्क्वायर। बचा क्या है? t/2 पाई का स्क्वायर माइनस 4/पाई, ये बच के आया निकल के। ठीक है, अगर t को अंदर हम लोग इनबिल्ट करा दें तो देखो, या क्या करें, ध्यान दीजिए कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, ध्यान से देख लेते हैं, नहीं तो पता लगा कि गड़बड़ कर दें हम लोग। फोर बाई पाई आया हुआ है। कहीं पे गलती हुई है, ये t - t/2 जब होगा तो ये प्लस t/2 होगा, ये कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, ये t/2 होगा, ये प्लस t/2 होगा। ध्यान दीजिएगा ये कैंसिल आउट नहीं होगा। जब ये कैंसिल आउट नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर एक t और आ जाएगा, प्लस t करके। ठीक है, और कैपिटल T को हमें यहां से हटाना है। तो कैसे हटेगा? कैपिटल T अगर हटाएं तो 1/t अगर अंदर भेजते हैं तो ये कट कैंसिल आउट हो जाता है। चलो 1/t को अंदर भेज के देखते हैं। देखो 1/t अंदर भेजेंगे, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा, 1/2 पाई का स्क्वायर माइनस 4/पाई इंटू t + 1, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और 1/2 पाई का स्क्वायर और +1 को अगर हम लोग कैलकुलेट करें, वन + 2 पाई का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है यहाँ से, यहीं पर शायद मिस्टेक हुई है कैलकुलेट करने में इसको। ठीक है, नहीं कहीं मिस्टेक नहीं हुई है। ELAC जो था उसमें पाई का टर्म था, वो हमने छोड़ दिया, यही ध्यान नहीं है। ऑफलाइन क्लास रहती तो बच्चे बता देते हैं क्या गड़बड़ी की है, यहाँ खुद खोजना पड़ जाता है। ELAC का स्क्वायर छोड़ दिया तो यहाँ पर पाई स्क्वायर जो है वो रह जाएगा,
और वो यहाँ पर भी रह जाएगा पाई स्क्वायर, ठीक है। और जब ऐसा रह जाएगा पाई स्क्वायर, तब देखो अब कैलकुलेशन थोड़ी दूसरे तरीके से हो जाएगी। ये 1/पाई स्क्वायर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। 1/पाई स्क्वायर जो है वो रह जाएगा यहाँ पर 1/पाई, उसके साथ तो कंपेंसेट हो गया था, पर यहाँ पाई स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। सुधार लीजिएगा 1/पाई स्क्वायर t/2 ये लिमिट भी उल्टी लगाई गई है, इसीलिए t/2 टू t है, इसीलिए सब आगे पीछे हो गया, ठीक है। t/2 पाई का स्क्वायर आ गया है। अब इसको हम लोग अगर देखें तो क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर पहले इसको हटा देते हैं। वन बाई टी, अगर टी को हम अंदर भेजें एक्चुअली टी कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। -4/sin ओमेगा टी में टी तो आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? sin ओमेगा टी का cos ओमेगा टी हो जाएगा, वो भी माइनस साइन के साथ। और जब वैल्यू रख रहे थे हम लोग तो 0 to 2 -1 यानी -2, और वैल्यू आ गई -2 इन 4 4 पाई, ठीक है। -4/पाई आ गई, ठीक है। इसको अगर लिखें फिर से, देखो E0 स्क्वायर 1 + RF/RL का स्क्वायर, अंदर 1/t को इनबिल्ट कराइए, क्या बचा 1/2 माइनस 1/2 पाई का स्क्वायर -4/पाई इंटू टी, और बचा प्लस 1/2 पाई का स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है। टी से टी कट गया तो ये कैंसिल हुआ, (1/2 - 4/पाई टी), ये बचा। अगर पाई टी एलसीएम है, 2πt एलसीएम ले लें, तो क्या होगा पाई टी -8, कुछ ये अमाउंट आ गया, ठीक है। अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं, इसमें यही गलती होती है। देखो जितनी बार गलती हो रही है उतनी बार सीखने को मिल रहा है, क्या क्या छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही हैं, और वो बेहद ज़रूरी थी। जैसे जो -4/पाई आया है, यहाँ भी टी का टर्म आएगा, कैसे आएगा? साइन ओमेगा टी जो है वो 1/ओमेगा का टर्म, इसमें इंटीग्रेशन जब करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, तो ये कॉस ओमेगा टी माइनस साइन के साथ बाई ओमेगा होता है, और बाई ओमेगा हम छोड़ दिए। यही छोटे छोटे मिस्टेक जो कर रहे हैं तेजी, जितना जल्दी कर रहे हैं उतना लेट हो रहा है, ठीक है। तो वो 2/पाई में यहाँ पर आ जाएगा, तो वो -4/पाई इंटू ओमेगा, ये यहाँ पर लिखा जाएगा,
ठीक है, अब तो गड़बड़ नहीं लग रहा है, देखता हूँ। ठीक है, अब ऐसा करें अगर हम लोग, तो अब टी को अगर अंदर इंटर कराएं तो अब देखो क्या बन के आएगा, ई नॉट स्क्वायर अपान 1 प्लस आर एफ बाई आर एल का होल स्क्वायर। देखो जब t बाई 2 अंदर जाएगा 1 बाई टी, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2, अभी तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, प्लस ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बाई 2 पाई का स्क्वायर और माइनस 4 बाई पाई, ओमेगा की जगह पे लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, और टी से टी कट जाएगा तो क्या बचेगा केवल ये, और यहाँ पर बचेगा प्लस 1 बाई 2 पाई का स्क्वायर। ठीक है, यही वैल्यू बच के आएगी जितना दिख रहा है। देखो कहीं मिस्टेक चेक कर लें। ठीक है, यही आ रहा है। ठीक है, इसको और प्रोसीड करिए, ई नॉट स्क्वायर अपान 1 प्लस आर एफ बाई आर एल का स्क्वायर, 1 बाई 2 पाई का स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 पाई का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 बाई पाई का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1 बाई 2 प्लस 1 बाई पाई का स्क्वायर माइनस ये 2 2 जा 4 माइनस 2 बाई पाई का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, 1 बाई पाई का स्क्वायर माइनस 2 बाई पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई पाई का स्क्वायर, ये ऐसे कैसे रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग एलसीएम ले लें कहीं फिर गलती तो नहीं किया हूं ना, तो क्या हो जाएगा ई नॉट स्क्वायर पान 1 प्लस आर एफ बाई आर एल का स्क्वायर, ये 2 पाई का स्क्वायर आपका एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस 2, इतने अमाउंट आ गया है। कुछ इस तरह से ई एल ए सी आर एम एस निकल के आया है। ठीक है, ये अमाउंट निकल के आया है ई एल ए सी आर एम एस का, पर बुक में जो आया है वो पाई स्क्वायर माइनस 4 बाई 4 पाई स्क्वायर है। कहाँ गलती कर दी है बुक के हिसाब से, टी बाई 2 पाई का स्क्वायर ये रहेगा टी बाई 2, यहाँ पर 1 बाई पाई का स्क्वायर, ये भी हमेशा ही रहेगा वैसे ही, वो 1 बाई पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये भी ठीक है। माइनस 2 बाई पाई साइन ओमेगा टी की वैल्यू 2 बाई ओमेगा, 2 पाई बाई टी हमने किया कट गया, तो माइनस 4 2 कट गया माइनस 2 बाई पाई स्क्वायर, वो वैसे ही रह जाएगा। देखो कहीं गलती तो नहीं लग रही है, ये अमाउंट हमारा आ गया है, यानी ई एल ए सी आर एम एस अगर हम लिखें तो इतने अमाउंट का आया है। ये तो ई एल ए सी आर यहाँ से हटा दो, केवल मीन स्क्वायर वैल्यू लिखो, ई एल ए सी एम एस। ठीक है, रूट भी यहाँ से अगर हटा दें तो इट्स मीन स्क्वायर वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी केवल मीन स्क्वायर वैल्यू वो आई है ई नॉट स्क्वायर अपान 1 प्लस आर एफ बाई आर एल का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 2 अपान 2 पाई स्क्वायर
ये आई हुई है ELACMS मीन स्क्वायर वैल्यू, केवल रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में इसका रूट ले लेंगे, ठीक है। नाउ ELACRMS रूट हो जाएगा किसका, ELACMS का, इसका रूट ले लेंगे तो क्या आएगा, E0/1 प्लस RF/RL, और ये रूट में क्या बचेगा, पाई स्क्वायर माइनस 2/√2 पाई, ये बचेगा ELACRMS। ये आपकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ गई है, किताब में यहाँ पर 4 आया हुआ है, ठीक है। देखेंगे हम फिर से, ठीक है। लेक्चर यहीं पर एंड कर रहे हैं, देखेंगे 4 कहाँ से आया हुआ, अगर कहीं गलती होगी तो उसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है। आगे रिपल फैक्टर वगैरह निकालना है, लेक्चर यहीं पे एंड कर रहे हैं, देखते हैं कहीं गलती हुई है उसको हम लोग सुधारेंगे, ठीक है। थैंक यू।